लड़ाई चल रही है आगरा के पास सामूगढ़ की लड़ाई। कहा जाता है कि इस लड़ाई के फैसले ने ये तय किया कि हिंदुस्तान में राजशाही के रहते हुए एक आधुनिक किस्म की सोच आ सकती है या नहीं। आप कहेंगे बात को यूं घुमा कर क्यों कह रहे हो। मैं कहूँगा लड़ाई दो शहजादों के बीच थी। एक शहजादा था जिसका लंबा वक्त किताबों के बीच, अलग अलग धर्मगुरुओं के बीच और अलग अलग धर्मों के बीच एक रहस्यवादी एकता को खोजने में लगा हुआ था। ये वो मुगल शहजादा था जिसकी दिलचस्पी थी उपनिषदों के अनुवाद में। ये वो मुगल शहजादा था जो 20 लाख रुपए की तब सालाना वजीफा पाता था, जो कि किसी भी और दरबारी और राजकुमार के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। ये वो मुगल शहजादा था जो एक हाथी पर सवारी करके जंग के मैदान में पहुंचा था और उसके सिपाही उसके भाई औरंगजेब को मारने ही वाले थे कि सिपाहियों को लगा कि खुद हमारा नायक अपनी रणनीति को लेकर संशय में है। और अभी ये उहापोह चल ही रही थी कि औरंगजेब की सेना की तरफ से दागे गए एक रॉकेट ने अपना लक्ष्य हासिल किया। वो दारा शिकोह के हाथी के हौदे से जा टकराया था। दारा शिकोह घबरा गया और फटाफट हाथी से नीचे उतर आया। सिपाहियों को समझ में आ गया कि आगरा से एक बड़ी फौज को लेकर जिसने कूच किया है वो बहादुर तो नहीं है, भले ही कुछ और हो। और वो उल्टे पांव लौट पड़े और उनका मकसद इंतजार करते नगर को नए विजेता का नाम बताना नहीं था, बल्कि मकसद था दारा शिकोह के महल को लूटने का। उधर औरंगजेब था जिसने अपनी लड़ाई को इस्लाम की लड़ाई में तब्दील कर दिया था। बाकायदा उसने अपने खत में लिखा, अगर मेरा भाई तख्तनशी हुआ तो हिंदुस्तान में मोहम्मद का धर्म दब जाएगा, बादशाहत बर्बाद हो जाएगी। मेरे पिता का शासन रहता तो उनके बुरे शासन के कारण ऐसा ज़रूर होता। इन्हीं वजहों से मैंने मजबूती से विरोध किया और अपनी जगह लेने की बाकी लोगों की कोशिशों के मामले में स्वार्थी होकर कुछ नहीं किया। दारा शिकोह भागा, एक अर्दली के साथ भागा, एक सरदार के साथ भागा, सिंध की तरफ भागा। लेकिन रास्ते में उसके साथ धोखा हुआ और जिसकी शरण में वो चल रहा था उसने उसे औरंगजेब के हाथों बेच दिया। और कुछ महीनों के बाद मौलवियों को बुलाकर अदालत का प्रहसन सजाया गया और दारा शिकोह को फांसी की सजा दी गई। लेकिन सजा से पहले उसे एक कमजोर मैले कुचैले से कपड़ों में लिपटाकर एक कृष्णकाय हाथी के ऊपर बिठाया गया और फिर यह जुलूस पूरी दिल्ली में निकाला गया ताकि हर कोई ये देखे कि पिछले कुछ दशकों से बादशाह शाहजहां का जो लाडला हुकूमत कर रहा था उसका हाल क्या है और नए मालिक औरंगजेब का राज कैसा होने वाला है। इसके बाद कथाकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि दारा शिकोह के सर को धड़ से अलग कर दिया गया, सर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया और धड़ को हुमायूं के मकबरे के किसी कोने में दफना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये कहानी बदल जाती तो क्या होता। दारा शिकोह अगर अपने दरबार के कुलीन वर्ग से, ताकतवर सरदारों से कटा हुआ ना होता, अपनी सैनिक तैयारियों को लेकर ज्यादा सजग होता तो क्या होता। क्या हिंदुस्तान का इकबाल कुछ और होता। हम जानते हैं कि सत्ता में आने के बाद औरंगजेब ने 50 बरस तक शासन किया, पर हम ये भी जानते हैं कि उसके गुजरते ही न सिर्फ मुगलिया सल्तनत कमज़ोर हुई बल्कि अंग्रेज़ों को एक विस्तार मिल गया। ये कहानियां हैं हिंदुस्तान के ऐसे नायकों की या किरदारों की जिन्होंने तारीख रची, जिन्होंने हमारे देश के इतिहास पर, भूगोल पर, सभ्यता और संस्कृति पर गहरा निशान छोड़ा। कल्पना करिए, दारा शिकोह की फांसी से कुछ 100 बरस बाद की बात, एक बहुत ताकतवर साम्राज्य जिसकी राजधानी हैदराबाद है और जिसके निज़ाम को दुनिया के सबसे रईस लोगों में गिना जाता है, जिसके खजाने में मौजूद हीरे जवाहरातों के किस्से समंदरों पार सुनाए जाते हैं, उसके यहाँ एक सिविल इंजीनियर तैनात है। पर उसका काम किसी सड़क, पुल या बांध को बनाना नहीं है, क्योंकि ये सिविल इंजीनियर अब एक चर्चित फोटोग्राफर बन चुका है जिसके लिए बाकायदा जर्मनी समेत कई दूसरे देशों से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लेंस आयात किए जाते हैं। और उसका काम है निज़ाम और उनके मेहमानों की तस्वीरें उतारना।
ऐसा ही एक मेहमान आता है, यूरोप से आता है, राजकुमार है, और उसे किसी ने बता दिया है कि जब तक रॉयल फैमिली के लोग बाघों का, टाइगर का शिकार न करें तब तक काहे के रॉयल और काहे का उनका प्रभामंडल। वो इस कदर बाघों के शिकार में मुब्तला होता है कि कान का पर्दा फटने का अंदेशा हो जाता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द रात दिन बंदूकों के धमाके हैं और उसके पीछे भागते हुए सेवक हैं, क्योंकि पता नहीं कब राजकुमार शिकार के इस खेल से थक जाएं और उन्हें ठंडी शैंपेन की जंगल के बीचों बीच जरूरत पड़ जाए। इस फोटोग्राफर का नाम, जिसने इस राजकुमार समेत कई तस्वीरें खींची, दीनदयाल है। राजा रवि वर्मा समेत कई नामचीन लोग इनके कनिष्ठ थे। दीनदयाल की तस्वीरों में आपको अकाल नजर आता है। दीनदयाल की तस्वीरों में आपको दीवारों पर मढ़े बाघ और उनके नीचे बैठा निजाम नजर आता है। दीनदयाल की तस्वीर में आपको वो यूरोपियन राजकुमार भी नजर आता है जिसका 20 बरस बाद एक सर्व उत्साही युवा ने आजादी के वास्ते कत्ल कर दिया था और उसके बाद पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। वैसे युद्ध से ख्याल आया, ये कोई किसी एक समय की बात तो है नहीं, ये हर समय की बात है। हर शासक का अरमान है कि उसे विजय मिले और हर शासक का स्वप्न है कि उसका विजयनगर जैसा साम्राज्य हो। अभी आज जब मैं ये एपिसोड किताबी बातों का रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कर्नाटक के चुनावों का ऐलान सुर्खियों में है। उसी कर्नाटक में हम्पी नाम का शहर है और वहीं पर विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। इस साम्राज्य का नायक था हरिहर राय, 24-25 साल का नौजवान, जिसके हाथ में जब सत्ता आई तो आंतरिक कलह से जूझ रहा था परिवार और साम्राज्य, लेकिन जिसने 2 दशक के भीतर अपने साम्राज्य को 900 किलोमीटर से ज्यादा का विस्तार दिया और एक ऐसी राजधानी बसाई जहां पर दुनिया भर के शानदार स्थापत्य के नमूने नजर आते थे और जिसके बारे में यूरोपियन यात्री लिखते नहीं अगाते थे। ये दक्षिण भारत का आखिरी महान साम्राज्य कहा जाता है। वैसे दक्षिण भारत का जिक्र हो रहा है तो कुछ फरलांग और नीचे की तरफ चलते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर देखते हैं। 1000 बरस से भी पुरानी बात है। स्थापत्य का अद्भुत नमूना, अपने समय का और उसके बाद के दशकों का हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा मंदिर, और इस मंदिर को बनवाने वाला नायक जिसे राजराजेश्वर की पदवी मिली, आप देखिए उसका साम्राज्य विस्तार क्या था। अपने बाएं हाथ पर वो मालदीव तक शासन करता था और अपने दाएं हाथ पर वो इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिणी चीन सागर तक, साउथ चाइना सी तक उसकी विजय पताका लहराती थी। उसके पास चीन से कारोबारी आते थे, वो महसूल वसूलता था, वो बड़े बड़े मंदिर बनाता था और वहां पर खुद एक सेवक की तरह प्रस्तुत होता था। ये बात और है कि बाद की पीढ़ियां इतिहास के थपेड़ों के चलते उसे भूल गई थी, मगर एक रोज एक अंग्रेज पेट्रोमैक्स की रोशनी में उन गलियारों में पहुंचता है और पाता है कि इस गंदगी के नीचे कुछ भित्ति चित्र हैं जिसमें शिव अपनी प्रचंड मुद्रा में है, नृत्य मुद्रा में है, अग्नि प्रकीर्ण हो रही है उनके इर्द गिर्द और एक लगभग सन्यासी से वेश में राजा खड़ा है। पीछे 3 पत्नियां हैं, तीनों के अलग नए नक्श हैं। ये राजराजेश्वर की कहानी है। पर इन सारी कहानियों का उत्स क्या है? किताबी बातें, ललन टॉप का ये शो, और इसमें आज जिस किताब का जिक्र है वो है अवतरण, भारत के 50 ऐतिहासिक व्यक्तित्व। इसे सुनील खिलनानी ने लिखा है, जिनसे हमारा पहली मर्तबा परिचय होता है कि ये कोई भाई साहब हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं और लंदन के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। और इन्होंने एक कमाल की किताब लिखी जिसका शीर्षक है आइडिया ऑफ इंडिया, भारतनामा। 4 अध्यायों में विभक्त, जो आज़ाद भारत की बुनियाद के बारे में बताता है ललित निबंध की शैली में। उन्हीं सुनील खिलनानी ने 50 किरदारों को चुना और उस पर विस्तार से लिखा। इसकी शुरुआत बुद्ध से होती है, इसका खात्मा इस सूची का धीरू भाई अम्बानी से होता है। इसमें इंदिरा गांधी और चरण सिंह हैं, इसमें सुब्बुलक्ष्मी और अमृता शेरगिल हैं, इसमें एनी बेसेंट और विवेकानंद हैं, इसमें फोटोग्राफर दीनदयाल है, इसमें दारा शिकोह हैं, शिवाजी हैं, नैनसुख हैं, इसमें कबीर, अमीर खुसरो और बसव हैं, इसमें कौटिल्य, अशोक और पाणिनि हैं। इन 50 कहानियों के कुछ किरदारों के बारे में हमने आपको बताया। आखिरी में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं।
कविता एक राजा की लिखी हुई है। राजा का नाम मैंने आपको बताया कृष्णदेव राय है। और इस कविता में वो जो कहते हैं उसे 500-600 बरस भले ही बीत गए हों, पर अभी भी सभ्यता के आईने में उसे पढ़ा जा सकता है। कविता राजत्व के बारे में है, कविता राजा के कर्म के बारे में है। और कविता कुछ यूं है। राजा अहिंसक है, हालांकि वो मारता है। पवित्र है, हालांकि स्त्रियों से उसके संबंध हैं। सच्चा है, हालांकि झूठ बोलता है। हमेशा व्रत रखता है, हालांकि भोजन करता है। नायक है, हालांकि छल कपट करता है। धनी है, हालांकि दान करता है। राजत्व विचित्र है। ये अमुक्त माल्यदा ग्रंथ से लिया गया है, जिसे राजा कृष्णदेव ने लिखा था। राजा कृष्णदेव जिनका कार्यकाल 1509 से, अगर मुझे ठीक याद है तो 1529 के बीच है। आज की किताबी बातों में इतना ही। आप बताइए, आप इन दिनों इतिहास के, खास तौर पर हिंदुस्तानी इतिहास के किन किरदारों की गाथा को उलीच रहे हैं? देखते रहिए किताबी बातें।